नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के देवभूमि में इन दिनों एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि देहरादून के 6 नंबर पुलिया डोभाल चौक से लगातार नेशनल मीडिया तो नहीं बल्कि लोकल मीडिया जो कि लगातार सक्रिय होता है और जन जन की आवाज को उठाता है, क्योंकि नेशनल मीडिया कहीं ना कहीं सरकार के अंदेशों पर चलता है, इसलिए स्थानीय खबरें वहां पर नहीं उठ पाती हैं। बात की जाए देहरादून के 6 नंबर पुलिया डोभाल चौक की, जहां पर आजकल आंदोलन चल रहा है। वहीं आज आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिन्होंने देहरादून बंद का आह्वान किया था, विभिन्न संगठनों ने आह्वान किया था, मूल निवास भू कानून संगठन और विभिन्न संगठनों ने देहरादून बंद का आह्वान किया था, लेकिन जबरन पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और आंदोलन को तोड़ा गया। क्यों ये आंदोलन हो रहा है, किस वजह से ये आंदोलन हो रहा है, इसके बारे में आपको बता दें कि रविवार रात को 11 बजे डोभाल चौक में गोली चलती है और एक बहुत बड़ी घटना इसको हम बोल सकते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियां जिसे कहा जाता है, इन शांत वादियों में आपराधिक घटनाओं का बढ़ना बड़ा ही सोचनीय विषय है। तो आपको बता दें कि रविवार रात 11 बजे डोभाल चौक में एक गोली चलती है और उस गोली चलने से एक व्यक्ति स्थानीय निवासी रवि वडोला की वहां पर मृत्यु हो जाती है, जबकि उसके अन्य दो साथी वो घायल हो जाते हैं, जो कि महंत इंद्रेश अस्पताल में इस वक्त आईसीयू में हैं। लेकिन उनका इलाज भी जब बात की जा रही है, लगातार 4 दिन आज हो गए हैं, उसके बाद भी जब बात की जा रही है तो अभी तक उनके शरीर से गोली तक नहीं निकल पाई है, सीटी स्कैन नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से बदहाल है उत्तराखंड की, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही है। वहीं सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रवि वडोला की पत्नी से, उनसे बातचीत करवाते हैं, उनकी आपको बात बताते हैं कि क्या कारण था, किस कारण से। और संक्षिप्त में आपको बता दूं कि ये कारण था, रवि वडोला एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसकी एक कार उसने शंभू यादव एक व्यक्ति को बेची थी, जिसने कि वो कार सोनू भारद्वाज के पास रखी हुई थी। वहीं कार न बेचे जाने पर अपनी कार को वापस लेने के लिए रवि वडोला जब सोनू भारद्वाज के यहाँ पहुंचता है, शंभू यादव को फोन करता है, शंभू यादव फोन नहीं उठाता है। सोनू भारद्वाज के घर में पहुंचता है तो वहां से उसको कार नहीं मिलती। उसके बाद अपने 2 दोस्तों के साथ सोनू भारद्वाज के घर में जाता है और वहां पर सोनू भारद्वाज के साथ 2 हिस्ट्री सीटर बदमाश, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के, जिन पर मुकदमे कई दर्ज हैं, और उनके द्वारा दनादन गोलियां चलाई जाती है, जिसमें कि 2 दोस्त उसके गंभीर रूप से घायल होते हैं। वहीं रवि वडोला की वहां पर मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको रवि वडोला की पत्नी से क्या कहती हैं। जब सर्च ऑपरेशन रात को हुआ था तो किस तरह से सर्च ऑपरेशन हुआ था, वो रात को ही वहां पे थे, नाले पे जो गिरे हुए थे। हम लोगों ने मोबाइल की रोशनी से ढूंढा, लेकिन पुलिस तो प्रॉपर अपने इक्विपमेंट से ढूंढेगी, तो कैसे ढूंढा पुलिस ने? मोबाइल उनकी बॉडी में, मतलब उनकी पॉकेट में ही था। 1 किलोमीटर का वो चौक, आप 1 किलोमीटर सर्च नहीं कर पाए। ये राजधानी है, ये कोई रिमोट एरिया नहीं है कि जहाँ पे आप लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा तो पुलिस ने हमें ये डिस्गाइज किया कि हो सकता है कि वो छुप गया हो या भाग गया हो। आपने क्यों उसको सीरियसली नहीं लिया कि जब 2 के गोली हो सकती है तो तीसरे की भी लग सकती है, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। वो छोड़ के आपने मुझे ये बोला कि वो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा, कहीं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। अब मैं पूछूं कहाँ है वो? लाओ मेरा पति। वो भी मेरे घर वाले सुबह तक मेरे ससुर जी बेचारे ढूंढते रहे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। मेरा पति दूसरे के पैसे नहीं, अपनी गाड़ी लेने के लिए आप नहीं ले। अगर तू खरीद सकता गाड़ी तो पैसे दे, तू पैसे भी नहीं दे सकता तो गाड़ी दे। वो गाड़ी लेने के लिए गए थे अपनी, उनको ये डर था क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी से किसी का रेप कर दे, या वो इनकी गाड़ी से किसी और के साथ कोई घटना कर दे और फंसे फिर ये, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी नहीं है। ये कैसे प्रूव करेंगे? नहीं थे वो तो बोल देते कि ये भी था हमारे साथ। सिर्फ इस डर से वो अपनी गाड़ी लेके वापिस आना चाह रहे थे। बातचीत करने के बजाय उन्होंने सीधा शूट आउट किया। अगर मेरा पति बोल रहा था तो तुम बोलते, हाथ उठा रहा था तो तुम हाथ उठाते, डंडा उठाता तो डंडा उठाते। उनके पास गन तो नहीं थी ना, तो तुमने सीधा गन क्यों चलाई उन पे? और तुमने एक पे नहीं, उन्होंने तीनों पे चलाई है। इट मीन्स वो मेंटली प्रिपेयर थे, उनका डेट बहुत बड़ा था। जो गन रख सकता है वो चला भी सकता है। उन्होंने चलाई और उन्होंने अच्छे से चलाई। 2 मेरे पति पे 4 शॉट हुए हैं, जो मुझे अभी तक सुनने में 4 शॉट। तुम वेगली किसी पे 1 या 2 या 3 चला सकते हो डराने के लिए। अगर तुम डराओगे भी तो तुम जमीन पे मारोगे पहले।
उन्होंने बकायदा इतना मेंटली स्ट्रांग थे, उन्होंने मारने के ही एम से किया था। और ये प्रॉपर एक मर्डर है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो पहले से ही वेपन रखे कैसे बैठ रखे थे। आचार संहिता खत्म हुआ, अभी कितना टाइम हुआ है, इनका जो वेपन था उसका लाइसेंस वेपन था या नहीं, दूसरी चीज आचार संहिता में सबमिट हुआ था या नहीं, इनको कब वापस मिला, ये बहुत माइन्यूट, मुझे नहीं पता, मुझे सुन के पता चला। ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर। मार्केट में सबके बाप है, आप आज ये समझो ना कि हमसे बड़ा कोई सूरमा नहीं है। और अगर वो सूरमा करके ना आपके बच्चे पे गोली चलाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। मैंने अपने पति को देखा। आपने बात सुनी रवि वडोला की पत्नी की, किस तरह उन्होंने बताया कि जब रात को सर्च ऑपरेशन चला और रात को सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा चलाया गया, किस तरह की खामियां रही पुलिस द्वारा, न कोई टॉर्च का इस्तेमाल किया गया, वहीं कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की भी कोशिश की गई और संरक्षण यहाँ पर सोनू भारद्वाज को निरंतर मिल रहा है। कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये भी बताया है कि स्थानीय विधायक का भी संरक्षण है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है। कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर के सोनू भारद्वाज पर किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि सोनू भारद्वाज और शंभू यादव दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, पूछताछ चल रही है। वहीं 2 फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी सोचने वाला विषय यह है, जहां पर रवि वडोला की पत्नी बताती हैं कि क्या लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान जिन रिवॉल्वर या जिन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो जमा थी, और जमा थी तो किस थाने में जमा थी, कब से कब तक जमा थी, कब उनको मिली। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि संदेह के घेरे में जरूर आता है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं तार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए महेंद्र इंद्रेश अस्पताल की, जहां पर रवि वडोला के दोनों दोस्त मनोज नेगी और सुभाष छेत्री, दोनों के दोनों का भी इलाज चल रहा है, लेकिन बिल्कुल धीमा इलाज, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल धीमा इलाज। और अगर बात की जाए कि 3 और 4 दिन हो गए हैं और अभी तक आईसीयू में कोई खबर नहीं आती है, कोई स्वास्थ्य बुलेटिन नहीं चलता, अगर उनकी हालत बिगड़ रही है, क्यों उन्हें हायर सेंटर नहीं रेफर किया जाता, क्यों उनको बचाने का प्रयास नहीं किया जाता। पता चला कि अभी तक गोली तक नहीं निकाली गई। तो कहीं ना कहीं अंदेशा भी लोग यहाँ ये जता रहे हैं कि जो 2 लोग जो कि चश्मदीद गवाह थे इस सारे प्रकरण के, कहीं ना कहीं इस इलाज के चलते, ये लापरवाही के चलते उनको कहीं मार ना दिया जाए और ये दोनों गवाह, चश्मदीद गवाह भी खत्म हो जाए, और जिसके बाद एक केस, जिस तरह से आप देखते हैं कि अंधा कानून है, और केस को समाप्त कर दिया जाए। आइए रवि वडोला के पिताजी से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहते हैं रवि वडोला के पिता? प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके घरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा धामी जी से, मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जिस तरह हमारे यूपी में योगी जी ने वीडियो कर करके ये मीडिया वालों को, ये हमारा माफिया वालों को, उनके भवनों को ध्वस्त किया है, उसी प्रकार से ये कार्रवाई यहाँ भी की जाए। अगर ये कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है, पब्लिक करेगी, तो उसका जिम्मेदार आपका प्रशासन होगा। आपने सुना, रवि वडोला के पिता कहते हैं कि कार्यवाही होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड में तमाम चीजें चल रही हैं, वहीं बात की जाए अगर गोलीकांड होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है उस पर कार्रवाई नहीं होती, तमाम ऐसी चीजें, केदार भंडारी के साथ कुकृत्य होता है, केदार भंडारी का केस देखो, चाहे किसी भी प्रकार का जो केस जो कि आम जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ केस है, और उस पर हाई प्रोफाइल व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं की जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव जनप्रतिनिधियों का, तमाम नेताओं का उस पर प्रभाव होता है। तो उत्तराखंड की दशा बड़ी उलट हो चुकी है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज गुरुवार को विभिन्न संगठनों ने देहरादून बंद का आह्वान किया था। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भी उसमें थे, और उनको जब वो यहाँ पर इस आंदोलन को चला रहे थे तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला रहे थे, जबरन उनको गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया। तो सुनिए क्या कहते हैं मोहित डिमरी, ये भी आपको बताते। आज हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। हमारी मांग थी कि आपराधिक घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ रही हैं, जो अपराधियों का
सफेद पोस्ट नेताओं के साथ क्या गठजोड़ है, इसके खुलासे की मांग को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। आज हमने देहरादून बंद का आह्वान किया था, जो काफी हद तक सफल हुआ है। और आज जब हम लोग 6 नंबर पुलिया पर अपनी आवाज उठा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये दमनकारी नीति इस राज्य में चल रही है। हम मूल निवासियों के हक की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं अपने प्रदेश में हमारा मूल निवासी सुरक्षित रहे, उसकी इस तरह जान नहीं जानी चाहिए। हम देख रहे हैं लंबे समय से किसी को गोली लग जा रही है, किसी की सरेआम हत्या हो जा रही है, मूल निवासी सरेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। स्थानीय विधायक यहाँ पर बस्ती बसा रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इनका क्या रिश्ता है, इसका खुलासा होना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं, मूल निवासी इस राज्य का अब जाग चुका है, उसे समझ में आ गया है, उसको धोखे में रखा गया है। बाहर से आए अपराधियों को शरण दी जा रही है ताकि मूल निवासियों को निशाने पे लिया जाए। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितने आगे मूल निवासी हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए आप लड़िए। अगर नहीं लड़ेंगे तो आप भी मारो जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी मारी जाएगी। आप लड़िए, संघर्ष करिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, मूल निवासियों की सुरक्षा के आंदोलन को। यहाँ पे मूल निवास लागू हो, यहाँ जमीन के कानून मजबूत हो, भू कानून मजबूत हो। ये लड़ाई आप सबको लड़नी है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये गिरफ्तार कर लें, ये जेल भेज दें, ये फांसी के तख्ते पर लटका दें, गोली चला दे सीने में हमारे। हम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। अंतिम सांस तक, जब तक हमारे साथ चल रही है, मूल निवासियों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे।